हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा था संयुक्त परिवार के बारे में, उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ, संयुक्त परिवार से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार का विघटन। क्यों ऐसा हो रहा है कि संयुक्त परिवार विघटन की ओर जा रहे हैं? क्या वास्तव में इनका अस्तित्व खत्म हो गया है? क्या वास्तव में ऐसा वो कोई समाज नहीं रह गया है, सिर्फ एकाकी परिवार का ही वर्तमान में अस्तित्व रहेगा? इन सब के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो संयुक्त परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इस पर अपनी राय दी है। विलियम जे गुडे, जिनकी परिभाषा, जिनका कथन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कहा था कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। फैमिली जो हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसकी जगह पे नए नए विकल्प सामने आ रहे हैं। जैसे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उनकी जगह पे एकाकी परिवार बन रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो बुराइयां हैं, स्पेशली जो वुमेन्स को लेकर के जो महिलाओं की निम्न स्थिति रहती है, और जो नई पीढ़ी है उनको उतना ज़्यादा अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं। बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है, कलह की स्थिति रहती है। तो फिर लोग अब संयुक्त परिवारों में रहना पसंद नहीं करते। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो जो नया समाज है उसमें या तो एकाकी परिवार आ रहे हैं, या फिर परिवार का जो अस्तित्व है वो स्वयं ही खतरे में पड़ गया है। उसकी जगह पे आजकल लिव इन रिलेशनशिप हैं, और बहुत सारे नए नए जो ऑप्शंस हैं वो प्रचलन में आ गए हैं। तो इसीलिए विलियम जे गुडे ने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कथन है, आप नोट कर लीजिएगा। एक होमवर्क है आपके लिए, एकाकी परिवार क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करवाऊंगी। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। एकाकी परिवार जहाँ पे पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हों, अविवाहित बच्चे, तो उसको एकाकी परिवार कहेंगे। आप इसको थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो क्यों विघटित हो रहे हैं आखिर? क्या रीज़न है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं? तो इसके जो प्रमुख कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला कारण है वो है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। ठीक है, कैसे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण संयुक्त परिवारों के विघटन में सहायक बन रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि गाँव में जो संयुक्त परिवार थे मुख्यतः गाँव में होते थे। ये ग्रामीण परंपरा रही है कि गाँव में संयुक्त परिवार होते थे। लेकिन वहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हुई। तो लोगों को रोजगार की खोज के लिए, कि आपको अगर रोजगार चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा बाहर, तो रोजगार की खोज के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ा। उससे क्या हुआ कि जब वो लोग संयुक्त परिवार को छोड़ करके बाहर गए, तो वहाँ पर फिर वहीं पर उन्होंने एक तरीके से अपना परिवार बसा लिया, और इस तरीके से संयुक्त परिवारों का विघटन या टूटना हुआ। या फिर ऐसे भी होता है कि कुछ सदस्य यहाँ रह रहे हैं, कुछ वहाँ रह रहे हैं। फिर जो सदस्य नगरों में बस गए या शहरों में बस गए, तो फिर वहीं पर उन्होंने अपना रहन सहन कर लिया, वहीं पर उनके परिवार रहने लगे। तो जो औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप शहरों में रोजगार के बहुत अच्छे अवसर उत्पन्न हुए, और उन रोजगारों को प्राप्त करने के लिए या उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए लोग बड़ी संख्या में नगरों की तरफ गए, जिस वजह से नगरों में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई, और जो संयुक्त परिवार हैं वो टूटना प्रारंभ हो गए। आपने देखा होगा गाँव में अक्सर होता है, रोजगार की तलाश में कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर वहीं पर बस जाते हैं। तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ये एक प्रमुख फैक्टर रहे हैं संयुक्त परिवार को तोड़ने में। फिर पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा का प्रभाव। तो पहले देखो क्या था कि भारतीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती थी, और भारतीय मूल्य संयुक्त परिवार के सपोर्ट में थे। लेकिन फिर हमने पाश्चात्य शिक्षा को महत्व देना प्रारंभ किया, और जो पाश्चात्य विचारधारा है वो स्वतंत्रता मूलक ज़्यादा है, व्यक्तिवादी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे व्यक्तिवादी विचार हमारे अंदर आते गए, इंडिविजुअल
कि हम कुछ हैं, हम किसी का नियंत्रण क्यों माने, हम बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण क्यों माने। तो ये जो पाश्चात्य शिक्षा है और जो विचारधारा है, ये जो इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिवादी जो विचार हैं, ये जैसे जैसे हमारे दिमाग में आते गए, हमने संयुक्त परिवार का महत्व अस्वीकार करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि संयुक्त परिवार टूटने लगे, एकाकी परिवारों ने उनकी जगह ले ली। एक और रीज़न है जो कि है वैधानिक कानूनों का प्रभाव। ऐसे ऐसे कानून आए जिनकी वजह से स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया और भी बहुत सारे वैवाहिक जो नियम बनाए गए या जो वैधानिक या सामाजिक जो भी नियम बनाए गए, उनके द्वारा भी बहुत अधिक जो संयुक्त परिवार के जो मूल्य हैं उनको क्षति पहुंची। तो वो भी एक तरीके से संयुक्त परिवार के विघटन में सहायक साबित हुए। फिर क्या हुआ, परिवार के कार्यों का अन्य द्वितीयक संस्थाओं द्वारा करना, जो मैंने कल बताया था प्रकार्यात्मक विकल्प, कि पहले परिवार ही सारे कार्यों को करते थे, चाहे वो उत्पादक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करना हो, चाहे वो धार्मिक इकाई के रूप में कार्य करना हो, या फिर स्वयं को एक सामाजिक इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, सारे कार्य परिवार ही करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो अन्य द्वितीयक संस्थाएं हैं, जैसे शैक्षिक कार्य शिक्षण संस्थाओं ने ले लिया, आर्थिक कार्य जो जो आर्थिक संस्थाएं हैं उन्होंने ले लिया। लोगों को ऐसा नहीं था कि वो कृषि पे ही सिर्फ डिपेंड रहें, अगर वो घर में नहीं रहेंगे तो वो खाएंगे क्या, बहुत सारे अन्य रोजगार उपलब्ध हो गए। राजनीतिक कार्य, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं बन गई, इनकी वजह से उसका जो स्व की जो विचारधारा है, उसकी जो व्यक्तिवादी जो विचारधारा है, वो चीज़ ज़्यादा उसमें पनपी। तो अन्य द्वितीयक संस्थाओं द्वारा परिवार के कार्यों को ग्रहण कर लिया गया और इस तरीके से परिवार का महत्व धीरे धीरे कम हुआ। कोई भी चीज़ तभी तक बनी रहती है जब तक कि लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस रहती है। ये एक नियम है, बहुत ही कड़वा सत्य है कि यदि लोगों को आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई तो फिर वे आपके अस्तित्व को नकार देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ संयुक्त परिवार के साथ में भी। अन्य द्वितीयक संस्थाओं द्वारा जब परिवार के जो कार्य थे उनको कराया जाने लगा तो फिर संयुक्त परिवार का कोई महत्व नहीं बचा, उनका कोई औचित्य नहीं बचा और संयुक्त परिवार टूटने लगे। एक रीज़न ये भी था जनसंख्या वृद्धि, कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पहले सपोज़ किसी घर में 4 भाई थे और थोड़ी ज़मीन थी तो वो आपस में मिलजुल करके कार्य कर लेते थे, उनके खर्चे पूरे हो जाते थे। फिर 4 भाइयों के बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो जो खर्चे थे, जनसंख्या बढ़ी तो खर्चे, रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ, ये सब पूरे नहीं हुए परिवार में रह करके, तो लोगों को बाहर जाना पड़ा और इस तरीके से संयुक्त परिवार टूटने प्रारंभ हुए या टूट गए। तो एक प्रमुख रीज़न जनसंख्या वृद्धि भी है। फिर महिला आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महिलाओं के अंदर जागरूकता आई। देखो पहले क्या था, महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होता था लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी महिलाएं हैं वो जागरूक हैं, आज के टाइम में ये चीज़ नहीं होती है। तो जब महिलाओं के अंदर जागरूकता आई, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई, तो उन्होंने देखा कि हमारा कितना अधिक शोषण हो रहा है परिवार में, कितना अधिक हमको शासन में रखा जाता है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। तो एक ये भी रीज़न रहा कि संयुक्त परिवार टूटे। एक और रीज़न है यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि। पहले याद होगा, पहले के टाइम में जो यातायात और संचार के जो साधन थे, आने जाने के जो आवागमन के साधन हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो लोग या तो पैदल जाते थे या फिर कैसे भी जाते थे, तो इतना ज़्यादा साधन थे नहीं, तो इतनी दूरी तक लोग नहीं जाते थे। लेकिन अभी देखो यातायात के साधन हैं और संचार यानी फ़ोन कॉल्स वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो, तो कितनी कितनी दूर तक लोग चले जाते हैं, बहुत इजीली चले जाते हैं। तो इस वजह से भी लोग अपने परिवार को छोड़ करके दूर दूर बस गए और ये सोच लिया कि ठीक है कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, तो इतना ज़्यादा वो लोग घबराए भी नहीं और वहीं पर बस गए। तो एक ये भी रीज़न रहा संयुक्त परिवारों के टूटने का। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। अब देखते हैं कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने कुछ कुछ डेफिनेशन दी हैं। जैसे लुंडबर्ग ने कहा था, इनकी बुक थी द कमिंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा परिवार अपने पूर्ण विनाश के कगार पर है। ये कोटेशन थोड़े थोड़े
थोड़ा थोड़ा ही वर्ड्स अलग अलग हैं, बाकी चीज़ें सबने वही कही हैं कि परिवार समाप्त हो रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा परिवार अपने पूर्ण विनाश के कगार पर है, वैसे ही विलियम जे गुडे ने कहा था कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन शब्द बदले हुए हैं। टॉफलर ने कहा है, टॉफलर की बुक थी फ्यूचर शॉक। तो इन्होंने कहा अति उद्योगवाद के कारण परिवार का भविष्य संकट में है। जो उद्योगवाद का जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस वजह से परिवार का भविष्य संकट में है, परिवार खतरे में आ गए हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में कही। फिर आपके आते हैं G.H. मीड। मीड ने कहा कि परिवार का प्रकार्य मात्र प्रजनन या फिर पितृत्व रह जाएगा। मतलब बाकी जो कार्य हैं वो अदर संस्थाओं ने स्वीकार कर लिए हैं, दूसरी संस्थाएं करने लगी हैं, और परिवारों का कार्य सिर्फ पितृत्व या फिर संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण रह गया है, सिर्फ इतना ही रह गया है, ये मीड ने कहा। तो लगभग सभी ने कहा कि परिवार समाप्त हो रहे हैं। जैसे कि पहले मैकएवरन पेज ने 3 प्रकार बताए थे कि परिवार जो है वो मुख्यतः 3 कार्य करते हैं। एक तो बच्चों का पालन पोषण, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति और सदस्यों के लिए निवास। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि परिवार वर्तमान में उत्पादक इकाई से उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित हो रहा है। मतलब परिवार के प्रकारों में परिवर्तन हो रहा है। पहले जहाँ सभी लोग मिलजुल के कार्य करते थे, अब वहीं पर वो लोग उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित हो गए हैं कि वहाँ से सिर्फ वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और बाकी उनका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। किसने कहा? मैकएवर और पेज ने, कि परिवार उत्पादक इकाई से उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित हो रहा है। मजूमदार और मदान ने जो 4 प्रकार बताए थे, संस्थागत यौनाचार, वंश निर्धारण, आर्थिक इकाई और संयुक्त निवास, इसमें भी कुछ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सारे सिद्धांतकार थे जो कि मानते थे कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ सिद्धांतकार हैं जो कि कह रहे हैं कि खत्म नहीं होंगे। कौन से हैं वो? एक तो है MS गोरे और दूसरे हैं IP देसाई। इन दोनों ने कहा कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार घटे तो हैं, लेकिन प्रकारात्मक दृष्टि से अभी भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है। मतलब संख्या तो इनका जो संरचनात्मक प्रकारात्मक कार्य हैं वो तो दूसरी संस्थाओं ने ले लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो खत्म नहीं हुए हैं, उनका अस्तित्व तो हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा। बस संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टि से उनके कुछ कार्य दूसरी संस्थाएं करने लगी हैं। तो ये चीज़ MS गोरे और IP देसाई ने मानी कि वो खत्म नहीं होंगे, उनका अस्तित्व तो हमेशा ही बना रहेगा। ऐसे ही फिर आपके आते हैं KM कपाड़िया। KM कपाड़िया ने भी कहा कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। जो हिंदू लोग हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, वो आज भी मानती हैं कि संयुक्त परिवार एक अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने कही। अच्छा, ये आपके लिए एक और छोटा सा होमवर्क है, आपको KM कपाड़िया और IP देसाई इनकी बुक्स को नोट कर लेना है, सर्च करके नोट करिए। फिर कुछ और परिवार हैं, जैसे कि न्यासिता परिवार। ये किसने दिया था? जिमरमैन ने दिया था। तो जिमरमैन ने कहा कि ऐसे परिवार जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। न्यासिता का मतलब सभी को समान अधिकार मिला हुआ हो, चाहे वो संपत्ति हो या फिर सामाजिक तौर पर अधिकार हो, जिनमें भी सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, वो न्यासिता परिवार कहलाते हैं। इलियट और मैरिल ने माना कि अंतर पीढ़ी संघर्ष पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष बताए थे, अंतर पीढ़ी और अंतः पीढ़ी। अब टॉपिक आ गया है तो समझा देती हूँ। अंतः पीढ़ी मतलब अपनी ही पीढ़ी के अंदर संघर्ष, ठीक। और अंतर पीढ़ी यानी कि 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। अपनी ही पीढ़ी जैसे आपके भाई बहन के बीच में, वो एक ही पीढ़ी हुई ना। और अंतर पीढ़ी मतलब आपकी अलग पीढ़ी, आपके माता पिता की और या फिर आपके दादा दादी, ये 3 पीढ़ियां हो गई ना। तो अपनी ही पीढ़ी के अंदर संघर्ष तो अंतः पीढ़ी, और जो 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है वो अंतर पीढ़ी। और ये किसने बताया था? इलियट और मैरिल ने। तो इलियट और मैरिल ने माना कि जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है, यानी 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष है, बच्चे और उनके माता पिता, इनके बीच में संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि सोच नहीं मैच करती। जो बच्चे होते हैं उनकी सोच थोड़ा प्रोग्रेसिव होती है, पुराने लोगों की सोच थोड़ा सा रूढ़िवादी होती है। तो इस वजह से पारिवारिक विघटन होता है, उनके विचार नहीं मैच करते हैं और वो लोग एक साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है आपका मिताक्षरा परिवार, ठीक है। तो मिताक्षरा परिवार ये दिया था विज्ञानेश्वर ने
और ये आपका पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम को छोड़ करके संपूर्ण भारत में। इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। मतलब जो बच्चा होता है वो चाहे पिता जीवित हो चाहे मर गया हो, उसको जन्म से ही माना जाता है कि पिता की संपत्ति या बाबा की संपत्ति में पुत्र का जन्मजात अधिकार है। इसमें स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ये दिया था विज्ञानेश्वर ने, और पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पूरे भारत में। मिताक्षरा परिवार। दूसरा परिवार है दायभाग परिवार। ये पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। मिताक्षरा कहाँ पाया जाता था? पूरे भारत में सिवाय असम और बंगाल को छोड़ करके, और प्रवर्तक थे विज्ञानेश्वर। और जो दायभाग है ये बिल्कुल इसके उल्टा है। इसके प्रवर्तक थे जीमूतवाहन। ये पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। इसमें इन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलेगा। यदि पिता जीवित है तो पुत्र को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है। मिताक्षरा वाले मानते हैं, यानी लगभग पूरे भारत में, असम और पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में ये माना गया है कि जो बाबा की संपत्ति है या जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटे का जन्मजात अधिकार होता है। वो जब चाहे अपना अधिकार मांग सकता है, क्लेम कर सकता है, लेकिन इसमें स्त्री को अधिकार नहीं होता है। और जो दाय भाग वाले होते हैं इसमें माना जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलता है। उसको जन्मजात अधिकार नहीं है। यदि पिता जीवित है तो उसको संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ये था। और स्थान, कार्य और लोक का सूत्र फ्रेडरिक लिपले ने दिया था ये परिवार के अध्ययन में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और जो 2 मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, एक तो आपको बुक सर्च करनी है किसकी, के.एम. कपाड़िया और आई.पी. देसाई की, और दूसरा जो मैंने होमवर्क दिया है एकाकी परिवार, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये दोनों आपको पढ़ करके नोट कर लेना है एक पेज पे, जहाँ पे ये आप लेक्चर लिखोगे उसी के नीचे ही अच्छे से समझ करके चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। शाम को हम लोग क्विज़ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।